एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट क्लासेस विद सरोज मैम में। तो आज हम लोग हिंदी की दूसरा टॉपिक जो है वर्तनी, वो टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले हमने वर्णमाला की क्लास ली थी, जिसमें हमने 2 क्लास डिटेल की ली थी और 1 क्लास हमारा प्रैक्टिस सेशन था। उसमें हमने आपको बताए थे कि वर्णमाला से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी जो क्लास है वो है वर्तनी, जिसमें हम आपको वर्तनी की डिटेल क्लास देंगे। हम आपको बताएंगे कि वर्तनी क्या होती है, वर्तनी से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, वर्तनी से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के एग्जाम में बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। तो इस पहला है हमारा कि वर्तनी। वर्तनी क्या होती है? क्या कोई आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि वर्तनी क्या होती है? वर्तनी क्या है? नॉर्मल हमें नहीं पता होता है कि वर्तनी होती क्या है, तो हम आपको बताएंगे कि वर्तनी क्या होती है। वर्तनी लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। लिखने की रीति को, लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है। तो लिखने की जो रीति होती है उसको वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी को हम लोग अक्षरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तनी को अक्षरी भी कहा जाता है और इसको हम हिज्जे भी कहते हैं। वर्तनी को हम अक्षरी भी कह सकते हैं और हिज्जे भी कह सकते हैं। हिज्जे भी कहा जाता है। तो वर्तनी, ये तो हो गई आपकी वर्तनी क्या होती है। अब आगे हम बताएंगे कि अब आप जैसे वर्तनी, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि जो हमारी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जो स्पेलिंग होती है इंग्लिश में हम उसको स्पेलिंग बोलते हैं और हिंदी में हम उसी चीज को वर्तनी कहते हैं। जैसे कि अब हमने कोई शब्द लिखा, जैसे हमने लिखा है आशीर्वाद। अब आप हमें बताएंगे आशीर्वाद, और हमने ये भी लिखा है आशीर्वाद। आशीर्वाद। अब ये भी एक आशीर्वाद लिखा और ये भी। अब आप हमें बताएंगे कि इनमें से कौन सी वर्तनी सही है। आप कहेंगे कि मैम ये वर्तनी तो गलत है और ये वर्तनी सही है। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वर्तनी सही है और कौन सी वर्तनी गलत है? तो हम लोग आज उसी पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आगे वीडियो को। तो अब आप हमें बताएंगे, आप ये तो जानते होंगे, आप इसे जानते होंगे, क, ख, ग, घ, अंगा। सभी स्टूडेंट जानते होंगे ये क, ख, ग, घ, अंगा लिखा है, इसको हम अंगा पढ़ते हैं। अब आप हमें ये बताएं, ये जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं? ये जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं? ये रेखा हमारी क्या कहलाती है और ये रेखा हमारी क्या कहलाती है? इसमें देखिए ये रेखा क्या है और ये वाली रेखा कौन सी है?
इसमें भी देखिए ये रेखा और ये रेखा क्या कहलाती है? इसमें भी देखिए ये रेखा और ये रेखा क्या कहलाती है? बताइए आप। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? ये जो ऊपर रेखा है इसको हम क्या कहते हैं? क्या हम इसको खड़ी पाई बोलते हैं? नहीं, खड़ी पाई तो खड़ी रहती है ना। जो खड़ी पाई है वो तो खड़ी रहेगी, ये तो पड़ी है, ये तो ऊपर आराम से पड़ी है, तो ये हमारी खड़ी पाई नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं सिरो रेखा। ये हमारी कौन सी होती है? सिरो रेखा। इसको हम लोग सिरो रेखा कहते हैं। ये हमारी कौन सी है? सिरो रेखा। ये भी हमारी कौन सी है? सिरो रेखा। ये भी हमारी कौन सी होती है? सिरो रेखा। अब आप देखिए ये जो है ये हमारी कौन सी है? ये खड़ी पाई है। ये हमारी खड़ी पाई है जो खड़ी रहती है। इसमें भी देखिए ये भी खड़ी पाई है, ये भी खड़ी पाई है, ये भी खड़ी पाई। क्या इसमें खड़ी पाई है? क्या इसमें खड़ी पाई है? आप बोलेंगे नहीं मैम, इसमें खड़ी पाई नहीं, इसमें सिर्फ सिरो रेखा है। इसमें क्या है? सिर्फ सिरो रेखा है। इसमें सिर्फ सिरो रेखा है और इसमें खड़ी पाई नहीं है। तो अगर हम कहें कि ये जो रेखा होती है ये सिरो रेखा है, इसे हम सिरो रेखा कहते हैं, और ये जो खड़ी वाली है इसको हम क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। खड़ी पाई। इतना आपने समझा? क में खड़ी पाई है, ख में खड़ी पाई है, ग में खड़ी पाई है, घ में भी खड़ी पाई है, लेकिन अंगा में खड़ी पाई नहीं है। अंगा में सिर्फ सिरो रेखा है। अच्छा आगे देखिए, अब हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, एक वाक्य देते हैं। जैसे हम दे रहे हैं, सीमा एक पत्र लिख रही है। अब आप हमें यह बताएं कि इसमें क्या मिस्टेक है। एक सेकेंड। सीमा एक पत्र लिख रही है। अब आप हमें बताएं कि ये जो हमारा वाक्य है इसमें क्या अशुद्धि है, कौन सी अशुद्धि है, क्या मिस्टेक है, इसमें कौन सी गलती इसमें है। सीमा एक पत्र लिख रही है। अब आप हमें बताएं जल्दी कि इसमें क्या गलती है। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम इसमें ये जो एक लिखा है ये गलती है। नहीं, यहां पर देखिए ये जो हमने यहाँ पे सिरो रेखा नहीं लगाई है, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। सिरो रेखा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो लिखते हैं लेकिन सिरो रेखा का यूज नहीं करते। सिरो रेखा का प्रयोग वो अपने वाक्यों में नहीं करते हैं, और ये जो हम लोग गलती करते हैं ये बहुत बड़ी गलती होती है। हम लोग जब भी कोई वाक्य लिखते हैं तो हम सिरो रेखा का प्रयोग नहीं करते, और करते भी हैं तो कहीं पे लगाते हैं, जहां मन आता है वहां लगाते हैं, जहां मन आता है वहां हम यूज उसका नहीं करते हैं। और बहुत से एग्जाम है, जैसे पीसीएस एग्जाम है, जहां पे हिंदी एक सब्जेक्टिव हमारा सब्जेक्ट होता है, जहां पे डिस्क्रिप्टिव हमें लिखना होता है, वहां पर ये बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। फिर वो कहते हैं मैम यहाँ पर तो बहुत ही मिस्टेक हो गई, हमारे नंबर कट गए, हमने सही से लिखा था। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वहां पर वो सिरो रेखा का प्रयोग नहीं करते। आप सब कुछ सही से लिखेंगे, लेकिन अगर आपने सिरो रेखा का प्रयोग नहीं किया है तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आप जब भी लिखेंगे वहां पे सिरो रेखा का प्रयोग करेंगे। कुछ सब वर्ण ऐसे हैं जिस पर सिरो रेखा का प्रयोग आधा किया जाता है, जैसे कि अब हम बोले भा, भा पे हम सिरो रेखा का पूरी तरह से प्रयोग नहीं करते हैं। और कौन सा हो गया हमारा? या। और कौन सी सेंटेंस है, और कौन सा वर्ण है जिस पर हम सिरो रेखा का पूरी तरह से प्रयोग नहीं करते हैं? और हमारा है अ।
आ पर भी हम शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने नियम पर कि वर्तनी को अगर हमें आधा लिखना हो तो उसके क्या नियम हैं। आप लोग अब एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा ताकि जो भी मैं आपको नोट कराती जा रही हूं आप उसे नोट भी करते जाएं। जहां आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट करते जाएं। तो पहला नियम है हमारा, व्यंजनों को आधा लिखने का, व्यंजनों को आधा लिखने का नियम, आधा लिखने का नियम, व्यंजनों को आधा लिखने का नियम। तो अब यहां पे हम देखिए, आपको पता होगा कि व्यंजन कितने होते हैं। ये हमने पिछली क्लास में वर्णमाला की क्लास में बताए थे कि व्यंजन कितने होते हैं। तो आपको पता है कि व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन होते हैं 33। 33 हमारे व्यंजन होते हैं, जिसमें से दो तो हमारे खड़ी पाई वाले होते हैं। दो कौन से होते हैं? खड़ी पाई वाले, खड़ी पाई को पार कर गए, जो खड़ी पाई को पार कर गए, खड़ी पाई को पार करने वाले, पार करने वाले दो व्यंजन होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। 22 कौन से होते हैं? जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते। 22 व्यंजन कौन से होते हैं? जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते, जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। और 9 कौन से होते हैं? 9 व्यंजन ऐसे होते हैं जो गोल घुंडी वाले होते हैं। कौन से? गोल घुंडी वाले। अभी हम आपको बताएंगे गोल घुंडी वाले कौन से व्यंजन होते हैं। गोल घुंडी वाले, देखिए व्यंजन हो टोटल कितने होते हैं? टोटल व्यंजन होते हैं 33, जिसमें से 2 व्यंजन ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। खड़ी पाई को पार करने वाले कौन कौन से होते हैं? जैसे होते हैं क, देखिए खड़ी पाई को पार कर गया। आप देखिए हमने ये क बनाया, ये खड़ी पाई है, खड़ी पाई को पार करके इधर आ गया क हमारा खड़ी पाई को पार कर गया। और कौन सा होता है? दूसरा फा। क और फा ऐसे व्यंजन होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। तो 2 खड़ी, अगर आपसे नंबरिंग में पूछ ले तो आप बताएंगे कि 2 व्यंजन होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। तो 2 व्यंजन ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार करने वाले होते हैं, क और फा। 9 व्यंजन ऐसे होते हैं जो गोल घुंडी वाले होते हैं। 22 व्यंजन ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते। अभी हम आपको बताते हैं कौन कौन से वो व्यंजन हैं। तो अब देखिए जो हमारे इसमें है, अब आप देखेंगे जो 2 वर्तनी है हमारी, 2 वर्तनी ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। क और फा, क और फा ऐसे 2 वर्ण हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। तो खड़ी पाई को पार करने वाले ये दोनों हैं। इसके बाद जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते वो व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अब आप देखेंगे वो व्यंजन कौन से हैं। ख, ग, घ, जो खड़ी पाई है लेकिन उनको पार नहीं कर पाते। देखिए इसमें भी खड़ी पाई है, इसमें भी खड़ी पाई है, इसमें भी खड़ी पाई है। तो और कौन से हैं? च, ज,
झ, या, अड़ा, इसमें भी खड़ी पाई है लेकिन पार नहीं कर पा रहे हैं। थ, ट, थ, ध, न, और कौन सा हो गया? प, ब, भ, म, य, ल, व, श, श, श। देखिए कितने हो गए टोटल? 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22। मिस्टेक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए ये जो है टोटल हमारे 22 वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते। इसके बाद ये जो बचे हैं ये गोल घुंडी वाले जो गोल गोल घूमते हैं। जैसे देखिए ड में क्या है? इसे ये गोल घूमे हैं, गोल घूमा है, ये गोल घुंडी वाले हैं जो कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गोल घुंडी वाले हैं। और कौन सा बचा है? 8 और 6 ये 9 वर्ण ऐसे हैं जो गोल घुंडी वाले हैं। हमने आपको बता दिए ये वर्ण है। और एक चीज है, आप नोट करके एक साइड में लिख लेंगे अपने नोटबुक में कि स्वर हम आगे नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो है हमारे गोल घुंडी वाले हैं, ये जो है हमारे वो वर्ण है जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं, वो वर्ण जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं, जो खड़ी पाई को नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, जो खड़ी पाई को पार करने वाले वर्ण खड़ी पाई को पार खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? 2 हैं जिनमें एक है क और फ। ये खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजन है। नेक्स्ट है जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते, जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते, वो व्यंजन कौन कौन से हैं? हमने आपको भी नोट कराया। वो कितने होते हैं? वो होते हैं टोटल 22 ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते हैं। कौन कौन से? ख, ग, घ, च, ज, झ, य, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, म, य,
र, र नहीं है, र नहीं है, य, ल, व, श, श। ये है टोटल 22 ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कौन सा, अच्छा फा लिख दिया हमने यहाँ पे, ये फा नहीं है, फा नहीं है। अब हो गए 22। तो ये वो व्यंजन है जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते। नेक्स्ट है गोल घुंडी वाली व्यंजन। गोल घुंडी वाले व्यंजन, ये कितने हैं? ये टोटल 9 है। ये कितने हैं? टोटल 9 व्यंजन ऐसे हैं जो गोल घुंडी वाले होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अंगा, फिर कौन सा होता है? छ है, फिर उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, द, र, इसमें मैंने यहाँ द भी लिख दिया। ख, ग, घ, च, ज, झ, इया, अड़ा, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स। सही है। द हो गया, फिर उसके बाद र, फिर हा। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 व्यंजन ऐसे हैं जो गोल घुंडी वाले हैं। तो 2 व्यंजन ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। 22 व्यंजन ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते हैं। गोल घुंडी वाले व्यंजन 9 होते हैं जो इस प्रकार हैं: अंगा, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र। ये गोल घूमते हैं, जो गोलाई में आते हैं, इनको हम गोल घुंडी वाले व्यंजन बोलते हैं। ये इतना हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज और है, जो खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजन, इनको अगर हम आधा बनाते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजनों को आधा बनाने की विधि, उनके नियम। तो अगर हम खड़ी पाई पार करने वाले व्यंजनों को आधा बनाएंगे तो हम इनको क्या करेंगे? हम इनको जब ये खड़ी पाई पार कर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? ये पार ना कर पाए तो हम इनकी क्या करते हैं? हम ये समझ लीजिए, हम इनको जब हम इनको करते हैं तो क्या करते हैं? इनका आधा तोड़ देते हैं। पैर समझ लिए, इनका पैर हम तोड़ दिया हमने, ठीक है? ये आगे पार ही नहीं कर पाएंगे तो हमने इनको तोड़ दिया। आगे इस तरह से हम इनको बना लेते हैं। तो ये जो 2 व्यंजन होते हैं, हम इनको इस तरह से कर लेते हैं। ये हो गए हमारे खड़ी पाई करने वाले, खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजन, ताकि ये पार ही ना कर पाए। ये पार करते हैं लेकिन इनका क्या होता है? ये टूट जाते हैं। तो इनको हमने आधा इस तरह से बनाया। और जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते हैं, उनको हम क्या करते हैं? इनकी हम खड़ी पाई को ही हटा देते हैं। अब जैसे अगर हमने बनाया ख, ग, तो हम क्या करेंगे? अगर हम ख, ग को बनाएंगे, इनका हम आधा बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? इसको हम यहां बना लेते हैं। ख और ग को का अगर हम आधा बनाएंगे, क्या करेंगे? हम इनकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। जैसे हमने ख बनाया, तो अगर हम ख का बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? इनकी आधी, ये जो खड़ी पाई, इसको हटा देंगे। ये जो खड़ी पाई थी, हमने इसको क्या किया? हटा दिया। इसको अगर हमें आधा बनाना है, ग को बनाना है, तो ग बनाएंगे, लेकिन हम इसकी खड़ी पाई को हटा देंगे। बनता है, होता है। घ को हम बनाएंगे तो क्या करें? हम खड़ी पाई को हटा देंगे, घ बन गया। चा बनाएंगे तो क्या करते हैं? हम खड़ी पाई हटा देते हैं। इसका हमने आधा बना लिया। तो जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते हैं, अगर हमें वो वर्ण के आधा बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? उनका हम खड़ी पाई को
हटा देते हैं। और खड़ी पाई पार करने वाले पे हम क्या करते हैं, उनको हम आधा, उनके जो जो पैर उनका बाहर जा रहा होता है खड़ी पाई को पार करने वाले, हम उनके आधी पैर को काट देते हैं, तो वो उस तरह से हमारा आधा व्यंजन बन जाता है। ये तो हो गया खड़ी पाई को पार करने वाला, जो खड़ी पाई को नहीं पार कर पाते हैं। अब गोल घुंडी वाली व्यंजन, अगर हमें इनका आधा बनाना हो तो क्या करेंगे, क्या इनका भी हम गोल गोल आधा काट देंगे? नहीं, हम इनका गोल गोल आधा नहीं काटेंगे और ना ही हम इनका आधा लिखेंगे। इनके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इन गोल घुंडी वाले व्यंजन को आधा लिखना होता है तो हम इसमें हलंत का प्रयोग करते हैं। अगर हमें कोई व्यंजन लिखना है, अब वो गोल घुंडी वाले व्यंजन है, तो गोल घुंडी वाले व्यंजन को आधा लिखने के लिए हम इसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा ड, अब ड में को हमें आधा लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हलंत का प्रयोग कर देंगे। अगर हम हलंत का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ये आधा ड है। ट अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हलंत का प्रयोग कर देंगे, ये हमारा आधा ट हो गया। द बनाना है तब हम क्या करेंगे, तब भी हम इसमें आधा हलंत का प्रयोग कर देंगे, तो ये हमारा आधा द हो गया, ये हमारा आधा द हो गया। तो आप ये समझ चुके हैं कि अगर हमें इनको आधा करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे। खड़ी पाई करने वाले व्यंजन को हम आधा करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते उन व्यंजनों को हमें आधा करना है तो हम क्या करेंगे, उनकी खड़ी पाई को हटा देंगे, अब वो आधे हो जाएंगे। गोल घुंडी वाले व्यंजन को अगर हमें आधा करना है तो हम क्या करेंगे, हम इनके नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे, जिससे वो वर्ण हमारा आधा हो जाएगा। चलिए फिर आगे पढ़ते हम लोग। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। एक जगह आप नोट करके लिख लीजिएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या स्वर को भी हम आधा लिख सकते हैं, पर क्या आपने कभी देखा है कहीं पे भी स्वर को आधा लिखा हुआ? तो आपको नोट करके लिखना है कि स्वर को हम आधा कभी भी नहीं लिखते हैं। तो आप नोट करके अपने नोटबुक में लिखिएगा कि स्वर को हम आधा कभी नहीं लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं। ये तो हो गया स्वर, ये आप नोट करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं संयुक्त व्यंजन को आधा क्या हम लिख सकते हैं? तो आप लिखेंगे कि संयुक्त व्यंजन को भी हम आधा नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, जो हमने आपको वर्णमाला की क्लास में बताए थे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ, चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र और ज्ञ, ये होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन, इनको हम कभी भी आधा नहीं लिखते क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम कभी भी आधा नहीं लिखते हैं, कभी भी आधा नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये
दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनका आधा आप कैसे लिखेंगे, तो आपको पता होगा कि संयुक्त व्यंजन को हम आधा नहीं लिखते हैं, तो आप वहां पे आंसर लगा सकते हैं कि इनको हम आधा नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए नोट। अब आगे हम चलते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो अभी हो गया कि व्यंजनों को आधा लिखने की विधि। अभी हमने आपको बताया कि व्यंजनों को आधा हम किस प्रकार लिखते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, जिनमें से 2 व्यंजन ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। 22 व्यंजन ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते हैं, और 9 व्यंजन ऐसे हैं जो गोल घुंडी वाले हैं, जिनको गोलाई से बनाया जाता है। तो जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं वो 2 व्यंजन होते हैं, जिनको आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो खड़ी पाई को पार करती है, जो पैर उनकी खड़ी पाई को पार करते हैं, उनको हम आधा काट देते हैं, जैसे क और फ को हम आधा लिखते हैं। 22 व्यंजन जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते, उनको हम आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, उनकी खड़ी पाई को हटा देते हैं, बस वो आधा हो जाते हैं। गोल घुंडी वाले व्यंजन 9 होते हैं, जिनको हम आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, हम हलंत का प्रयोग करते हैं। उन वर्णों के नीचे हम क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं, जिससे वो आधे बन जाते हैं। संयुक्त व्यंजन को हम आधा कभी नहीं लिखते, क्योंकि वो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम चलते हैं अनुस्वार। अब आप ये बताइए, ये तो हो गई हमारी शिरोरेखा, ये हो गई हमारी खड़ी पाई, ये हो गई हमारी शिरोरेखा, ये हो गई खड़ी पाई। अब आप देखिए, इसमें जो बिंदी लगी होती है, यहाँ पे ऊपर जो बिंदी लगी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? आगे जो बिंदी लगी होती है इसको हम क्या कहते हैं? पीछे जो बिंदी लगी होती है इसको हम क्या कहते हैं? और नीचे जो बिंदी लगी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? बताइए। ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम अनुस्वार कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। आगे जो बिंदी लगी होती है, हम कोई वर्ड लिखते हैं, उसके आगे जो बिंदी लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर। जैसे कि अंगा, आपने देखा होगा अंगा लिखा जाता है, और अंगा हमारा क्या है? पंचमा अक्षर। नीचे जो बिंदी लगी होती है, कोई वर्ड लिखा है उसके नीचे जो बिंदी लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त। उसको हम क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त। वो वर्ण हमारे कौन से होते हैं? वो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे कि हमारा होता है ड और ढ। ड और ढ, ये हमारे कौन से व्यंजन है? ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। पीछे जो बिंदी लगी होती है उसको, वो कौन से होते हैं? वो कहलाते हैं नुक्ता। क्या कहलाते हैं? नुक्ता। और नुक्ता कौन कौन से होते हैं? नुक्ता हमारे 5 व्यंजन होते हैं। नुक्ता कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, ज एंड फ। ये 5 व्यंजन होते हैं। ये कहां पे इनका प्रयोग होता है? ये अरबी फारसी शब्दों में होते हैं। इनका प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। तो जो बिंदी हमारी ऊपर लगी होती है, शिरोरेखा के ऊपर होती है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। जो बिंदी हमारी आगे लगी होती है उसको हम पंचमाक्षर बोलते हैं, जैसे अंगा। जो नीचे लगी होती है उसको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त, जैसे ड और ढ। और जो पीछे लगी होती है उसको हम बोलते हैं नुक्ता, जैसे कि क, ख, ग, घ, ज, फ। ये हमारे कौन से होते हैं? 5 होते हैं। और ये इनका प्रयोग कहां पे होता है? ये अरबी फारसी शब्दों में इनका प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं अनुस्वार के नियम में। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा व्यंजनों को आधा लिखने की विधि। अब हम चलेंगे अनुस्वार के नियम।
अनुस्वार के नियम क्या होते हैं? अनुस्वार के नियम, अनुस्वार के नियम। अनुस्वार के नियम। अब आप हमें एक चीज बताएं, जैसे अब हमने लिखा है यहाँ पे कोई शब्द है हमारा, ये शब्द लिखा है दंड, दंड लिखा है। अब इसको क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं? अब आप हमें ये बताएं कि हमारा इसमें से कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है, ये सही है या ये सही है। अब आप कहेंगे मैम दंड तो ऐसे ही लिखते हैं, पर क्या ये गलत है? यहाँ पे अंकी बिंदी अनुस्वार है ये, अगर हमने इसको ये लिखा है यहाँ पे आधा ना बना के ड बना दिया है, तो ये ऐसा क्यों, हम ऐसा ही क्यों लिखते, ऐसा क्यों नहीं लिखते? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा हम क्यों नहीं लिख सकते, ऐसा ही क्यों लिखते हैं? इसके भी एक नियम होते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, दूसरा एक और देते हैं आपको, जैसे अगर हमारा शब्द है घमंड, घमंड, ये हमारा एक वाक्य है, इसको क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं? एक हमने लिखा है ये घमंड और एक लिखा है ये घमंड। अब आप बताएं इसमें से दोनों में से कौन सा सही है? अब आप कहेंगे मैम ये वाला सही है, ये वाला सही है, पर ये वाला क्यों नहीं सही है? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? आखिर ऐसा क्या है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसा लिखते हैं? आइए हम उसी पे डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी हमारा कोई अनुस्वार कहीं पे लगा होता है, हमने कहीं पे अनुस्वार लगाया, कोई वाक्य हमारा, जैसे अब हमने लगाया यहाँ पे लिखा है हमने झंडा, झंडा लगाए, यहाँ पे झ है, उसके ऊपर क्या है, अनुस्वार हमारा लगा है, फिर हमारा क्या आया ड। तो यहाँ अनुस्वार का नियम कहता है कि जब अनुस्वार कहीं पे लगा होता है, उसके बाद का जो वर्ण आता है, जैसे हमारा ये वर्ण आया ड, तो ड के बाद जो पंचमा अक्षर होता है, ड वर्ग में जो पंचमा अक्षर होता है, वही हमारा अनुस्वार में बनता है। जैसे अब ये हो गया हमारा झंडा, एक हमने लिखा यहाँ पे झंडा और एक लिखा यहाँ पे हमने इस तरह झंडा। अब आप देखेंगे जो डा वर्ग है, डा वर्ग कौन कौन सा होता है? अब हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा लिख के देते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, ड है। अब ये हमारा पहला वर्ग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ये हमारा कौन सा हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अब यहाँ पे देखिए हमारा ड कहाँ पे है, ड हमारा है ये ड। तो ड वर्ग में पांचवा अक्षर कौन सा है, ड वर्ग में हमारा कौन सा है, ड़, ड़ है। तो हमने जब अनुस्वार कहीं पे लगा होता है और उसके बाद का जो वर्ण आता है, उसका जो पंचमा अक्षर होता है, वही हमारा अनुस्वार में नियम में आता है। जैसे कि अब यहाँ पे ड़ा है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बदल के ड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये झंडा, हमने ये लिखा। नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल देते हैं आपको। अब हमने कोई शब्द लिखा, जैसे कि लिखा है डंडा, डंडा। अब अगर हम इसको बनाना हो तो कौन सा हमारा सही होगा, एक हो गया हमारा डंडा
एक हो गया है डंडा। अब आप देखेंगे यहाँ पे अनुस्वार लगा है, अनुस्वार के बाद का वर्ड कौन सा है? ड। और ड के बाद ड का पंचमा अक्षर कौन सा है? ड़। तो यानी यहाँ पे जब हम उसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आधा ड़ बन जाएगा। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। और एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अब आप हमें बना के दिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कंपन। कंपन, कंपन का क्या हो जाएगा बताइए? कंपन, गंगा, चंचल, शंकर। अब आप हमें ये बताएं कि जब कंपन, अब इसका अनुस्वार हटाएंगे तो अनुस्वार हटने के बाद यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ण आएगा? अब आप देखिए यहाँ पे क है, अनुस्वार के बाद यहाँ पे हमारा कौन सा है? पा। अब आप देखिए पा वर्ग में पंचमा अक्षर कौन सा है? तो पा वर्ग हमारा कौन सा हो गया? पा वर्ग होता है प, फ, ब, भ, म। प, फ में क्या होता है? प, फ, ब, भ, म। ये होता है हमारा। तो ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो पा में देखिए पा का पांचवा अक्षर कौन सा है? म। तो यहाँ पे हमारा आधा कौन सा बनेगा? क, आधा म, प, न। ये बन गया। अब तो कोई गलती नहीं होगी। ये हमारा बन गया है। अनुस्वार हटाने के बाद जो हमारा वर्ग का पंचमा अक्षर होगा उसका हम आधा लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। गंगा, अब आप देखिए यहाँ पे गंगा, अनुस्वार के बाद कौन सा है? ग। अब गा का पंचमा अक्षर कौन सा है? अंगा। गा का पंचमा अक्षर कौन सा है? अंगा। और हमने आपको बताया था अंगा हमारा कौन सा है? गोल गुंडी वाला व्यंजन। और गोल गुंडी वाले व्यंजन को जब हम आधा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? उसमें हलंत का प्रयोग करके। तो अब हम इसको जब अनुस्वार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग, अंगा, अंगा का हमने हलंत लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग, गंगा हो गया। चंचल, चंचल का अगर हमें हलंत हटाना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए हमने पहले लिखा च, अब हलंत के बाद अनुस्वार के बाद कौन सा है? चा। चा का पंचमा अक्षर देखिए कौन सा है? चा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इया है। ये है हमारा इया। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? इया। और इया हमारा कौन सा है? इया हमारा खड़ी पाई वाला शब्द है, जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाता। तो हमने क्या बताया था? जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाता उसका हमें आधा बनाना हो तो क्या करते हैं? हम उसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। हमने यहाँ पे खड़ी पाई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे चंचल। हमने अनुस्वार को हटाया, हटाने के बाद जो चा का पंचमा अक्षर था वो हमने लिखा आधा और ये हमारा हो गया चंचल। शंकर, शंकर, शंकर का अगर हमें करना हो तो स, यहाँ पे क्या है हमारा? अनुस्वार। अनुस्वार को हम हटाएंगे, यहाँ पे देखिए का है। का में हमारा पंचमा अक्षर कौन सा है? अंगा। हम क्या करेंगे? हमने आपको बताया अंगा हमारा कौन सा है? गोल गुंडी वाला है। और गोल गुंडी वाले शब्द कौन से होते हैं? इनका आधा हम कैसे बनाते हैं? हलंत का प्रयोग करके। तो हम क्या करेंगे? इनका हलंत का प्रयोग करेंगे। तो अब ये हो गया हमारा यहाँ पे शंकर। ये तो हो गए अनुस्वार के नियम। आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है हमारा उत्क्षिप्त के नियम। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा उत्क्षिप्त के नियम। उत्क्षिप्त के नियम। उत्क्षिप्त के नियम आपको पता है? उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हमने आपको बताया था। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड और ढ। ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अच्छा, ये किन जगहों पर उत्क्षिप्त का नहीं लगेगा? आप ये हमें बताएंगे कि सिर्फ 5 जगह उत्क्षिप्त नहीं लगेगा, बाकी सब जगह प्रयोग होगा। उत्क्षिप्त के नियम कहते हैं कि सिर्फ 5 जगह पे
उच्छिप्त नहीं लगेगा, बाकी सब जगह उच्छिप्त का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके आप लिखेंगे कि सिर्फ 5 जगह, सिर्फ 5 जगह उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ 5 जगह उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। कहां कहां नहीं होगा? नंबर 1, अंग्रेजी नाम में नहीं लगेगा। कोई अंग्रेजी नाम है, वहां पर उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। अंग्रेजी नाम में नहीं लगेगा, अंग्रेजी नाम में नहीं लगेगा। अंग्रेजी नाम कैसे? जो शब्द अंग्रेजी वर्ड से, अंग्रेजी से लिए गए हैं, वो होते हैं अंग्रेजी शब्द। जैसे कि हमारा हो गया कोड, 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 कोड हमारा अंग्रेजी शब्द है। कोड में देखिए उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा, यानी यहाँ पे नीचे बिंदी जो लगती है वो नहीं लगेगी। कोड। नेक्स्ट रोड, और कौन सा है? चाइल्ड, चाइल्ड। और बताइए, मेडिसिन, मेडिसिन, फील्ड, ये हमारे अंग्रेजी नाम, अंग्रेजी वाले शब्द हैं जिनमें उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। पहला तो नियम ये हो गया। दूसरा नियम कौन सा है कि जब डा या ढा 2 बार आते हैं, किसी वाक्य में 2 बार डा या ढा आएंगे, वहां पर उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। या हम इसको कहते हैं द्वितीय व्यंजन। जहां पे होंगे, जहां पर द्वितीय व्यंजन होंगे, वहां पे उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हमारा कहीं पे आ रहा है बच्चा, अब आप यहां पे देखिए बच्चा, जैसे अब देखिए हम नेक्स्ट इस पे लिखते हैं, नेक्स्ट नियम हम इस पे लिखते हैं। पहला नियम हो गया, जहां पर अंग्रेजी वाक्य होंगे वहां पर उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। सेकंड हमारा क्या कहता है? सेकंड नियम कहता है कि जब ड या ढ यानी द्वितीय व्यंजन, जब द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन ढ या डा, जब डा या ढा 2 बार आए, जब 2 बार आए तब क्या करते हैं? तब भी हम द्वितीय उसका उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बच्चा, अब यहां पे देखिए एक चाहिए आया आधा, फिर उसके बच्चा फिर से आया है, 2 बार व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। बच्चा, और क्या किसमें आता है? दिल्ली, दिल्ली, यहां पे देखिए 2 बार दिल्ली आई है, यानी 2 बार व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। तो जहां पे 2 बार दिल्ली आए या बच्चा आए, उसे कहते हैं द्वितीय व्यंजन। अब हम आते हैं इस पे, जैसे डा या ढा अगर 2 बार आया, जैसे हमारा कोई शब्द है, जैसे हमारा हो गया गुड्डा, गुड्डा, गुड्डा हो गया, अड्डा हो गया, अड्डा, कबड्डी। तो जहां पर 2 बार
ड या ढा आ जाए वहां पर हम उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। और शब्द के शुरू में हो। नेक्स्ट नियम क्या है? अगला नियम आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है? नंबर 3। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में शब्द के शुरू में ड या ढा हो, ड या ढा हो तो क्षिप्त व्यंजन नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो क्षिप्त व्यंजन नहीं लगेगा। जैसे अगर शब्द के शुरू में, जैसे हमारा हो गया डोर। डोर क्या है? डोर में देखिए स्टार्टिंग में ड आ गया, तो यहां पर भी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। और किसमें? जैसे ढक्कन, ढक्कन, यहां पर देखिए ढ स्टार्टिंग में ही आ गया है, शुरू में ही ढ आ गया है, तो जहां पे ड या ढ का प्रयोग शुरू में ही आ जाए वहां पर भी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हमारा हो गया डरपोक, इनमें भी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा ढूंढना, इसमें भी स्टार्टिंग में ही आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे भी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट नियम है हमारा नियम नंबर 4। जब ड या ढ से तुरंत पहले या बाद में अनुस्वार हो तो। अब हमारा अगर कोई वाक्य है जिसमें ड या ढ और उसके तुरंत पहले या तुरंत बाद में अनुस्वार लगा हो, तब भी हम उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करते हैं। नियम नंबर 4 नोट कर लीजिए। जब ड या ढ से तुरंत पहले या बाद में अनुस्वार हो तो तब भी हम उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमारा हो गया अंडा। अब यहाँ पे देखिए ड आया है, लेकिन ड से पहले क्या आया है? अनुस्वार लगा है, तो हम यहाँ पर भी उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट डंडा ले लिया, या हमारा हो गया आडंबर। मुंडन, भंडारा। अब यहाँ पे देखिए ड से पहले अनुस्वार का प्रयोग है, तब भी हम उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों नियम है, 2 बार ड आया है और ड से पहले क्या आया है? यहाँ पे ड के बाद भी अनुस्वार है और इस ड से पहले भी अनुस्वार है, तब भी हम यहाँ पे उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ड के बाद क्या आया? अनुस्वार, आडंबर। तो जहां पर ड या ढ के पहले या बाद में अनुस्वार हो वहां पर हम उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा, ये हमारा कौन सा था? उत्क्षिप्त का नियम। उत्क्षिप्त के नियम में हमने आपको 4 नियम बताए। कौन कौन से नियम होते हैं? 5 जगहों पे नहीं होते हैं। एक हो गया हमारा जहां पर इंग्लिश वर्ड आए, दूसरा हो गया जहां पे ड या ढ 2 बार आए, तीसरा हो गया अगर शब्द के शुरू में ड या ढ हो तब भी वहां पर हम उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करेंगे। नंबर 4, जब ड या ढ से तुरंत पहले या बाद में अनुस्वार हो तब भी हम वहां पर उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करेंगे। और 5वां नियम हमारा कौन सा है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 5वां नियम हम देख लेते हैं।
पांचवा नियम कौन सा है जहां पर हम उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करेंगे? तो पांचवा है अगर कहीं पे उपसर्ग लगा हो तो। पांचवा नियम हमारा कौन सा है? उपसर्ग उपसर्ग में नहीं लगेगा, उपसर्ग में नहीं लगेगा, उपसर्ग में उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। कहीं पर अगर उपसर्ग दिया हो तब भी वहां पर हम उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमारा कोई सेंटेंस है निडर, निडर। अब यहाँ पे देखिए जो नी है ये हमारा क्या है? ये उपसर्ग है। नी क्या है? उपसर्ग है। तो यहां पर भी हम डा में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? जैसे हमारा बेढंगा, बेढंगा, बेढंगा। तो यहां पे क्या है? ये बे भी क्या है? ये उपसर्ग है। नेक्स्ट अड़िग। नेक्स्ट क्या है? अड़िग। अब यहाँ पे अ जो है ये क्या है? ये भी उपसर्ग है। तो ये हो गए हमारे 5 उत्क्षिप्त के नियम, 5 उत्क्षिप्त के नियम। चलिए अभी आज हम यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अब हम कुछ आपको यहीं पे दे देते हैं। ये कुछ हम आपको देते हैं वाक्य जिसको आपको बना के लाना है। आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर देंगे। जैसे ये आपका होमवर्क है। लड़का, लड़का, ढाई, गाढ़ा, पेड़। चलिए रहने देते हैं। जब हमारी क्लास पूरी कंप्लीट होगी फिर हम आपको होमवर्क देंगे। चलिए तो आज आप ये बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा। अभी आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम वर्तनी की सेकंड क्लास लेंगे। ये हमारी वर्तनी की पहली क्लास थी। इसके बाद हम वर्तनी की सेकंड क्लास लेंगे, उसमें भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से संबंधित जितने भी वो तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास से जुड़ सकें। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।